हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग हाइपोथेसिस का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। कल की क्लास पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस तक डिस्कस किया था और उस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के अंतर्गत हम लोगों ने नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर और वेरिएबल रिलेशनशिप के आधार पर परिकल्पनाओं को देखा था, जहां पर हमने चरों की संख्या के आधार पर साधारण परिकल्पना और जटिल परिकल्पना के बारे में पढ़ा था और फिर चरों के मध्य संबंधों के आधार पर यूनिवर्सल हाइपोथेसिस और एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग उसी के आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक वही है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस ही हम पढ़ेंगे। यानी परिकल्पनाओं के प्रकार। तो आज हम अपना तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, यानी तर्क के आधार पर। ऑन बेसिस ऑफ रीजनिंग। तो ऑन बेसिस ऑफ रीजनिंग हम लोगों ने कहा था कि परिकल्पना रीजनिंग दो ही तरह की होती है, या तो डिडक्टिव रीजनिंग होती है या इंडक्टिव रीजनिंग होती है। तो हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं और यहां पर इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग के बिहाफ पर जो हाइपोथेसिस बनी थी वो थी दो तरह की। एक हाइपोथेसिस को हमने कहा था रिसर्च हाइपोथेसिस, और दूसरी तरफ हमने इसे नल हाइपोथेसिस कहा। फिर रिसर्च हाइपोथेसिस से ही हमने एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस निकाली। इसे हम H0 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी क्या है, H1 कह दीजिए, या इसी को हम H1 कहते हैं। और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो तरह की होती है। एक होती है हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और एक होती है हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब ये जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, इसी को हम लोग, ये दो तरह की होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, इसी को हम लोग टू टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं। टू टेल्ड हाइपोथेसिस। और जो हमारी डायरेक्शनल होती है, इसी को हम लोग वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे इंडक्टिव बेसिस्ड होती है, यहां से हमारी जो निकल करके आती है वो होती है हमारी एक एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। और यहीं से कहीं ना कहीं हमारी जो निकलती है वो वर्किंग हाइपोथेसिस निकलती है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश क्या करेंगे, आज हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है,
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, नेगेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस क्या होती है और वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है। जरा इन कॉन्सेप्ट्स को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में बहुतायत इनकी जो मीनिंग है वो पूछे जाते हैं विद एग्जाम्पल। कभी कभी हमसे एक हाइपोथेसिस दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि भाई बताइए ये किस तरह की हाइपोथेसिस है। तो जरा हम एक एक चीज को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना रिसर्च हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम समझते क्या है रिसर्च हाइपोथेसिस को। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, यानी सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी हम सबसे पहली परिकल्पना पढ़ते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। यानी शोध परिकल्पना क्या होती है। शोध परिकल्पना वो परिकल्पना होती है जो किसी पूर्व स्थापित नियम से या सिद्धांत से या जो पूर्व के हमारे एस्टैब्लिश आर्गुमेंट्स होते हैं या ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी जो हमारी एस्टैब्लिश थ्योरी होती है, पहले जो कुछ भी प्रमाणित हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो जब भी कोई परिकल्पना हम पूर्व स्थापित किसी नियम से, सिद्धांत से या किसी सिद्धांत के उप सिद्धांत के आधार पर हम बनाते हैं, तो ऐसी परिकल्पना को ही हम शोध परिकल्पना या रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिसर्च हाइपोथेसिस, तो हम क्या कहेंगे कि व्हिच हाइपोथेसिस derived from established theory, principle or some prior observations are logical आर्गुमेंट्स। कहने का सिद्धांत है कि जो परिकल्पना इस्टैब्लिश का मतलब जो स्थापित है, स्थापित सिद्धांत या नियमों से या कुछ पूर्व के प्रमाणित अवलोकनों से या तार्किक आधारों पर बेस्ड होते हैं, तो उस परिकल्पना को ही हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि कहा जाए कि भाई रिवॉर्ड इंक्रीज द लर्निंग, रिवॉर्ड या रिइंफोर्समेंट इंक्रीज द लर्निंग। तो पुनर्बलन या जो पुरस्कार है उससे अधिगम में वृद्धि होती है। ये बहुत सारे बिहेवियरल थ्योरी हैं, चाहे वो हमारी स्किलर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो या तमाम और भी सिद्धांतों में बात प्रमाणित हो चुकी है, चाहे वो ट्रायल एंड एनफोर्समेंट थ्योरी हो। तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि पुरस्कार से सीखने में वृद्धि होती है। तो ये क्या है, एक हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस बन सकता है, क्योंकि इस हाइपोथेसिस का बेस हमने क्या लिखा, थ्योरी लिखा। अर्थात जब हम लोगों ने कल डिडक्शन देखा था, तो डिडक्शन रीजनिंग की शुरुआत कहां से हो रही थी, डिडक्शंस में जो चीजें शुरू हो रही थी वो कहां से, थ्योरी से शुरू हो रही थी। तो वही चीज है कि जो सिद्धांत, जो परिकल्पना किसी स्थापित सिद्धांत या नियमों से निकलती है या उनके किसी डिडक्शंस पर बेस्ड होती है या किसी लॉजिकल आर्गुमेंट से निकलती है, तो उसे ही हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि जो पूर्व स्थापित सिद्धांतों से पर आधारित परिकल्पना होगी वही हमारी एक रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। और इसीलिए इस हाइपोथेसिस को सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च, अब
महत्वपूर्ण माना जाता है और हमें एक अच्छी परिकल्पना भी ये होती है। क्यों? क्योंकि जब किसी सिद्धांत या किसी नियम पर हम कोई चीज बात करते हैं तो वो चूंकि नियम और सिद्धांत पूर्व में ही प्रमाणित हो चुके होते हैं, तो हमारा वो जो टेंटेटिव सोल्यूशन है वो टेंटेटिव सोल्यूशन भी परमानेंट सोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमने भले ही अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन हमने जो सपोज किया है या हमने जो गेस किया है, उस गेस का जो बेस है वो बेस ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस या एक रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस क्यों बनाता है, या एक रिसर्चर को अपने रिसर्च में रिसर्च हाइपोथेसिस ही क्यों बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कई दफा इस तरह का प्रश्न पूछा गया, तब आपका जवाब यह होना चाहिए कि चूंकि शोध परिकल्पना पूर्व स्थापित नियम एवं सिद्धांतों पर आधारित होती है और नियम और सिद्धांत चूंकि पहले ही प्रमाणित हो चुके होते हैं, इसलिए उन नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित या निर्मित परिकल्पना के सत्य होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रिसर्चर को रिसर्च हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। दूसरा, इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य आप ये भी कह सकते हैं कि रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में एक्सेप्ट कराने के लिए ही या उसको स्वीकृत कराने के उद्देश्य से ही निर्मित करता है। अब स्वीकृत कराने के उद्देश्य से क्यों निर्मित करता है? क्योंकि वो चाहता है कि वो जो गेस लगाए वही गेस उसका परमानेंट सॉल्यूशन बन जाए। तो भले ही टेंटेटिव है, लेकिन वो टेंटेटिव भी जो बेस है उसका वो साइंटिफिक वेरीफाइड बेस्ड है। तो ये जो परिकल्पनाएं होती है इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब रिसर्च हाइपोथेसिस रिसर्च पर बेस्ड होती है, लेकिन हमने कहा कि एक अच्छी हाइपोथेसिस वो होती है जो टेस्टेबल हो। अब रिसर्च हाइपोथेसिस जैसे हमने कहा कि रिइंफोर्समेंट इंक्रीज द लर्निंग, अब इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। बेस तो है इसका कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है या स्किनर के सिद्धांत पर आधारित, लेकिन इसको मेजर कैसे किया जाए? तो चूंकि रिसर्च में हम चीजों को थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली लेकर के जाते हैं, तो हम शोध परिकल्पना को थोड़ा सा ऑपरेशनली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम रिसर्च हाइपोथेसिस के बाद जो हम समझते हैं वो है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी अब इसके बाद हमें क्या समझना है, इसी से जो निकला हुआ एक टर्म है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वैकल्पिक परिकल्पना या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शनल हाइपोथेसिस। अब हमें समझना है, यानी ये बेस्ड किस पर होती है अल्टरनेटिव या ऑप्शनल हाइपोथेसिस? ये बेस्ड होती है रिसर्च हाइपोथेसिस पर। अब हमसे पूछा जाए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, तो जनरली हम कहेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इज द ऑपरेशनल फॉर्म ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। जनरली हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे कि दिस ऑपरेशनल फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल फॉर्म ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस को ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड इट्स डिनोटेड बाय H1 कह दीजिए या इसी को H अल्टरनेटिव कह दीजिए। तो इससे ये प्रदर्शित की जाती है। लेकिन अब टेक्निकली क्या है, टेक्निकली अगर हमसे देखा जाए तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि एक वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो शोध परिकल्पना का ही संक्रियात्मक रूप है, ऑपरेशनल फॉर्म, अर्थात शोध परिकल्पना के संक्रियात्मक रूप को ही हम वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। लेकिन अब तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, वो हाइपोथेसिस है व्हिच प्रिडिक्ट्स
relationship between two are more than two variables under स्टडीज, यानी शोध के अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के बीच या शोध में प्रयोग किए गए अध्ययन में प्रयुक्त दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंधों के बारे में एक अनुमानित कथन को या अनुमानित स्टेटमेंट को ही हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो बेसिकली ऑपरेशनली होगा, स्टैटिस्टिकली होता है, और वो बेस्ड किस पर होता है? रिसर्च हाइपोथेसिस पर बेस्ड होता है। अब ये जो हाइपोथेसिस होती है ये दो तरीके से होती है। यहां पर ऑपरेशनल हाइपोथेसिस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। अब दो तरीके से ये क्या डिफाइन होती है, इसी में जो निकल कर आता है एक पार्ट इसका वो होता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यानी दिशात्मक परिकल्पना, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? वन टेल्ड भी कहते हैं, वन टेल्ड कहते हैं। वन दिशात्मक परिकल्पना का मतलब है कि एक ऐसी परिकल्पना जो आईबीडीबी के बीच के रिलेशनशिप को भी प्रिडिक्ट करे, साथ ही साथ उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाइड करे, अर्थात प्रिडिक्ट द relationship between variable या between two variable with direction of relationship with direction of relationship। अब जैसे अगर हमसे कहा जाए कि अर्थात इसमें दो चरों के बीच संबंध होगा और संबंध के साथ साथ उस संबंध की जो दिशा है वो भी निर्धारित होगा, अर्थात यहाँ पर रिलेशनशिप होगी और किसके साथ होगी? विद डायरेक्शन होगी, यानी जो कि डायरेक्शन या तो एक तरफ जाएगी या इधर होगी या इधर होगी, तो इसमें डायरेक्शन हमको स्पेसिफाइड होती है। अब ये जो होती है ये दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव होती है बाय डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव दिशा में हो सकती है या फिर नेगेटिव दिशा में हो सकती है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि व्हेन वेरिएबल्स मूव इन अ सेम डायरेक्शन, व्हेन वेरिएबल मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइपोथेसिस। यानी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का पहला पार्ट पॉजिटिव हाइपोथेसिस का है, यानी जब वो जो दो चर हैं, दो चरों की जो मूवमेंट है वो सेम दिशा में हो रही है, सेम दिशा में हो रही। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमसे कहा जाए कि हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग लीड्स द हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, तो दोनों चीजें क्या है? हाई दिशा में चल रही हैं। अब हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग टीचर एजुकेशन या हाई क्वालिटी ऑफ टीचर लर्निंग लीड्स द हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्किल्स, तो दोनों चीजें हाई हाई है, तो दोनों कॉमन दिशा में यानी मूवमेंट कर रही। इसका मतलब है कि दोनों के बीच रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल है, एक हमारा टीचर एजुकेशन है और एक हमारी टीचिंग स्किल एंड प्रैक्टिस है। अब दो वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, दोनों के बीच संबंध होता है, प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सभी विद सेम डायरेक्शन। अब हमने कहा कि हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग, हाई क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन लीड्स द हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, तो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है जब मूवमेंट कहां पर हो? सेम डायरेक्शंस पर हो।
सेम डायरेक्शंस पर। अब ये डायरेक्शंस क्या हो सकती है भाई, ये डायरेक्शंस यहाँ पर हाई टू हाई हो सकती है, लो टू लो हो सकती है, मोर टू मोर हो सकती है, लेस टू लेस हो सकती है भाई, यही चीज हो सकती है। यहाँ पर रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप क्या है, चूंकि स्टैटिस्टिकली या ऑपरेशनली डिफाइन करना है तो यहाँ पर लो हाई मोर लेस इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब हाई टू हाई, लो टू लो, मोर टू मोर, लेस टू लेस की रिलेशनशिप हम का कोई स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि जब वेरिएबल्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वेरिएबल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अर्थात जब चरों की जो मूवमेंट है उसकी दिशा तो है लेकिन वो दिशा क्या है, समान दिशा नहीं बल्कि विपरीत दिशा है। जैसे इसी में अब कह दें कि हाई लेवल ऑफ एंजाइटी रिड्यूस द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, या इंक्रीज द लेवल ऑफ एंजाइटी डिक्रीज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहां पर एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच की रिलेशनशिप की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के बीच रिलेशनशिप है, लेकिन यहां पर एक वेरिएबल क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन है, एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच रिलेशनशिप होता है, दुश्चिंता और व्यक्ति के निष्पादन में संबंध होता है। लेकिन जब दुश्चिंता की मात्रा बढ़ती है तो हमारा परफॉर्मेंस घटता है। तो इंक्रीज द एंजाइटी या हाई द एंजाइटी, लो द परफॉर्मेंस। तो एक तरफ हाई है, इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो अगर यहां पर चीजें एक तरफ हाई हैं तो अपोजिट में क्या होगा, लो होगा, या इधर लो है तो इधर हाई होगा, इधर मोर है तो इधर लेस होगा, इधर लेस है तो इधर मोर होगा। जैसे अभी हमने कहा इधर इंक्रीज है तो इधर डिक्रीज है। तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के बीच में जो है वो संबंध तो है, और संबंध के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड, लेकिन यहाँ डायरेक्शन सेम साइड डायरेक्शन। तो जब दो चरों के बीच संबंध हो और उस संबंध की दिशा एक समान हो तो उसे हम सकारात्मक परिकल्पना कहेंगे। लेकिन जब दो चरों के बीच संबंध हो लेकिन उस संबंध की दिशा विपरीत हो तो उसे हम नकारात्मक परिकल्पना कहेंगे। इसको वन टेल्ड हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता है? वन टेल्ड हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक डायरेक्शन तो आपको पहले से पता ही चल चुकी होती है, या एक डायरेक्शन आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली होती है। तो इसमें एक डायरेक्शन स्टेटमेंट में पहले से स्पेसिफाइड रहती है, चूंकि एक ही अननोन रहती है इसलिए हम इसको वन टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऑपरेशनल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एक प्रकार है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसमें दो चरों के बीच संभावित संबंधों का उल्लेख होता है, लेकिन संभावित संबंधों के साथ साथ उस संबंधों की दिशा भी उल्लेखित की गई होती है। अब ये दिशा दो तरह की हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसमें संबंधों की दिशा चरों के बीच संबंधों की दिशा एक समान होती है तो उसे हम सकारात्मक कहते हैं। जहां पर चरों के बीच संबंधों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो उसे हम नकारात्मक परिकल्पना कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपोथेसिस जो होती हैं वो वन टेल्ड हाइपोथेसिस के अंतर्गत ही कंसीडर की जाती हैं। अब हम आते हैं अपने नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की ओर। तो रिसर्च हाइपोथेसिस के अंतर्गत ही अब हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की चर्चा करते हैं, या जिसे हम टू टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अब हम आते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, टू टेल्ड या द्विपार्श्वीय परिकल्पना भी कहते हैं। देखिए ये परिकल्पना क्या है, यानी ये प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन IV and DV,
but not specified the direction of relationship. अर्थात ये स्वतंत्र एवं आश्रित चरों के बीच संबंधों के बारे में तो प्रेडिक्ट करती है, लेकिन उस संबंध की दिशा को प्रेडिक्ट नहीं कर पाती, बट नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। अर्थात दो ऐसी परिकल्पना जो दो चरों के बीच या स्वतंत्र एवं आश्रित चरों के बीच संभावित संबंधों की व्याख्या करे या संभावित संबंधों को तो व्यक्त करे, लेकिन उन संबंधों की दिशा को व्यक्त या स्पष्ट ना कर पाए, तो इस तरह की परिकल्पना को हम नॉन डायरेक्शनल या आदेशात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। समटाइम्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि शोज absence ऑफ रिलेशनशिप भी इसको कहा जा सकता है कि कभी कभी ये absence ऑफ रिलेशनशिप को भी प्रेजेंट करती है। इसीलिए कभी कभी बहुत सारे लोग इसको नल हाइपोथेसिस की कैटेगरी में भी रख देते हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस जो है वो दूसरा पहलू है रिसर्च हाइपोथेसिस का, इसलिए हम यहाँ पर इसको नल हाइपोथेसिस और टू टेल्ड हाइपोथेसिस, हाँ नल हाइपोथेसिस भी टू टेल्ड हाइपोथेसिस होती है, लेकिन टू टेल्ड हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के मीनिंग में एक वेरिएशन है। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसमें चरों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध ना होने का, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ड्यू टू सैम्पलिंग एरर और एक्सपेरिमेंटल एरर। लेकिन यहाँ पर संभावित संबंध होता है लेकिन उसकी दिशा नहीं। जैसे अगर हम कह दें कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर लें तो अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल लिखें हाइपोथेसिस का कि टीचर स्टूडेंट रिलेशन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब एक वेरिएबल हमारा ये है टीचर स्टूडेंट रिलेशन और एक है स्टूडेंट लर्निंग। एक आईवी और एक डीवी दोनों के बीच संबंध होता है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच के जो संबंध होते हैं वो विद्यार्थियों की जो अधिगम प्रणाली होती है, विद्यार्थियों का लर्निंग होता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। अब प्रभावित करता है लेकिन इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट लर्निंग या नेगेटिवली। तो रिलेशनशिप है, प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी बट नॉट स्पेसिफाइड द डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे, यानी इसमें संबंध का तो उल्लेख है लेकिन उस संबंध की दिशा क्या होगी, क्या वो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाएंगे या सेम डायरेक्शंस के हैं, या वो दोनों वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशंस है या दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब रिजल्ट्स हमारा किसी भी दिशा में ओपन हो, पॉजिटिव साइड भी ओपन हो या नेगेटिव साइड भी होने की पॉसिबिलिटी है, तो हमें दिशा पता ही नहीं है। जब दिशा पता नहीं है तो इसीलिए उसको द्विपक्षीय या टू टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता, केवल रिलेशनशिप ही हमें स्पेसिफाइड रहती है यहाँ पर। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो है जिसमें हमें वेरिएबल रिलेशनशिप के साथ साथ रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी नोन होती है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होती है जिनमें हमें वेरिएबल रिलेशनशिप तो प्रेडिक्ट होती है लेकिन उन वेरिएबल रिलेशनशिप की हमें डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं होती या अननोन होती है। तो दिशात्मक परिकल्पना सकारात्मक और नकारात्मक दो फॉर्म की हो सकती हैं, जबकि टू टेल्ड हाइपोथेसिस जो है वो वेरिएबल रिलेशनशिप को तो प्रेडिक्ट करती है लेकिन उसकी दिशा को स्पेसिफाइड नहीं करती। हाँ, कभी कभी हम इसको एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप की बात कह देते हैं, लेकिन जब हम इसको एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, लेकिन सो एब्सेंस ऑफ रिलेशन, लेकिन ये कभी कभी, और जब ये ऐसा होगा तब ये हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। तो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस का क्राइटेरिया समझ में आया। रिसर्च हाइपोथेसिस से ही निकलती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस,
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से ही डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल निकलती है, और डायरेक्शनल को ही हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिवाइड करते हैं, और उसी को फिर हम वन टेल या टू टेल के नाम से भी समझते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो दूसरा पहलू है वो है नल हाइपोथेसिस को समझना। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? यानी शून्य परिकल्पना। हम इसको हमेशा H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नल क्या है? एक जर्मन वर्ड है, ध्यान रखें, एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि नल एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है जीरो। क्लियर? तो अभी जब हम लोगों ने बात की तो चाहे वो डायरेक्शनल रही हो या नॉन डायरेक्शनल रही हो, ये रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट कर रही थी, यानी ये चरों के बीच संबंधों के बारे में बात कर रही थी। एक में संबंध दिशा के साथ था, एक में संबंध था लेकिन दिशा रहित था या दिशा अननोन थी। लेकिन यहां पर ये क्या है? ये चरों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध ना होने का बोध कराता है। अर्थात ये क्या कहता है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप there is no significant relationship between variables। अर्थात ऐसी परिकल्पना जो चरों के मध्य किसी भी प्रकार के संबंध ना होने का या जीरो रिलेशनशिप होने का उल्लेख करती है या जीरो रिलेशनशिप को बताती है, तो इस तरह की परिकल्पना को हम शून्य परिकल्पना कहते हैं और इसको H0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। H0 कब करते हैं? जब हम इसको स्टैटिस्टिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भाई द मीन ऑफ बॉयज IQ does not equal to the mean of girls IQ। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि भाई अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर लें कि जो म्यू मतलब जो पॉपुलेशन मीन है वहां पर ऑफ बॉयज इज पॉपुलेशन मीन ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है? ये नल हाइपोथेसिस हो गई, यानी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस या देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। यहाँ पर हम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, डिफरेंस भी कह सकते हैं बिटवीन एवरेज IQ ऑफ बॉयज एंड AQRS ऑफ गर्ल। दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो बॉयज एंड गर्ल्स की IQ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर चूंकि हमने मीन लिखा तो स्टैटिस्टिकली डिफाइन कर लिया, तो ये हमारा क्या है? नल हाइपोथेसिस। अगर हम इसी को ऐसे भी लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉयज IQ इज इक्वल टू 0। एक ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो देयर इज नो डिफरेंस, भाई दोनों इक्वल है तब भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का डिफरेंस 0 है, तो दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। यानी हम शून्य परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई दफा एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा गया है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि शून्य परिकल्पना क्या होती है, तो शून्य परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना है जो चरों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध ना होने की व्याख्या करती है, या जो चरों के बीच शून्य संबंध या चरों के बीच शून्य अंतर होने का बोध कराती है, जिसे हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये आती है कि एक रिसर्चर को नल हाइपोथेसिस क्यों बनानी चाहिए या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो रिसर्च में कहा जाता है कि हमें रिसर्च में एक ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना होता है, अर्थात अनबायस्डनेस होता है। रिसर्चर को अनबायस्ड होना पड़ता है, यानी उसे किसी का पक्ष नहीं लेना होता है।
तो नल हाइपोथेसिस जो होती है वो रिसर्च में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि रिसर्चर्स का जो बायसनेस है या उसका जो पूर्वाग्रह है वो पूर्वाग्रह रिसर्च में शामिल होने से बच जाता है। अर्थात जब हम कह देते हैं कि भाई इन दोनों में कुछ जीरो है या इनमें कोई संबंध नहीं है, तो वो हमने मान लिया है। अब मान लिया है तो भले ही हमें टेस्ट करने पर अंतर आ जाए या जो संबंध है मिल जाए, लेकिन वो हमने मान के तो चला नहीं, तो हमारा जो टेंटेटिव सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। इसलिए हमें नल हाइपोथेसिस प्रयोग करनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोल ऑफ नल हाइपोथेसिस इन रिसर्च क्या होता है, तो आप कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस प्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिविटी इन द रिसर्च, प्रिवेंट रिसर्चर टू बायसनेस, ये रिसर्चर को पूर्वाग्रह से बचाती है। दूसरा, जो नल हाइपोथेसिस है वो एक तरीके से हमारी जो अल्टरनेटिव या जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसकी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के रूप में भी काम करती है, इसीलिए ठीक विपरीत बनाई जाती है। भाई हम वहां पर रिसर्च हाइपोथेसिस में एक थ्योरी के आधार पर कोई चीज करते हैं और उसके ठीक विपरीत नल बनाते हैं, तो नल हाइपोथेसिस रिसर्चर रिजेक्ट कराने के उद्देश्य से बनाता है। और चूंकि रिसर्च नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो जाती है तो जो उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस है उसके वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है। अर्थात इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ रिसर्च होती है, एक तरफ नल होती है, ये जस्ट अपोजिट होती है। ये हम न्यूट्रल यानी ये हमारी थ्योरी पर बेस्ड है और इसे हमने ट्रू कराने के लिए बनाया है और इसे हमने क्या कराया है, फॉल्स कराने। लेकिन ये क्या है, इसके अपोजिट है। तो जब कोई चीज इसके ठीक जो अपोजिट है अगर वो गलत हो जाएगी तो जो उसके अपोजिट है वो ऑब्वियस सी बात क्या है, सही हो जाएगी। और वो सही किस पर बना, थ्योरी पर। तो एक सेफ्टी वॉल के रूप में कहलाती है। अर्थात नल हाइपोथेसिस क्या है, एक हमारा सेफ्टी वॉल है, सेफ्टी वॉल ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। ये भी आप ध्यान में यहां पर रखेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा डिडक्शन बेस्ड रीजनिंग पर हाइपोथेसिस। अब हम इसी का जो दूसरा पार्ट है हम उसको जरा यहां पर समझते हैं। इंडक्शन बेस्ड। इंडक्शन बेस्ड में हम लोगों ने सबसे पहले जो लिखा था वो लिखा था हमने एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस क्या होती है, यानी अनुभविक परिकल्पना क्या होती है या अनुभव सिद्ध परिकल्पना क्या होती है। देखिए, जब हम इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और इंडक्शन बेस्ड जो रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत ज्यादा चीजें निकल करके आती हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि एम्पिरिकल हाइपोथेसिस क्या है तो हम सीधे से कह देंगे कि विच हाइपोथेसिस ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो परिकल्पना अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त होती है या विच हाइपोथेसिस ड्राइव्ड या फ्रेम्ड बाय ड्राइव्ड, या इसी को हम कह सकते हैं फ्रेम्ड बाय, ड्राइव्ड बाय या फ्रेम्ड फ्रॉम, कुछ भी कहा जा सकता है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। अब ये करती क्या है, ये करती है प्रोवाइड conceptual framework in qualitative research।
ये क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल होती है एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, और क्वालिटेटिव रिसर्च में ये क्या करती है, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, यानी एक आधार। चूंकि अनुमान परक ये शोध होते हैं, तो अनुमान जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें चीजें तो हमें बहुत क्लियर कट इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होती नहीं है, या हमारे पास कोई एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है कि कोई थ्योरी है या कोई सिद्धांत है। तो हमें तो थ्योरी एस्टैब्लिशमेंट करना, हमें कोई चीज पता करनी है या कोई फिनोमेना को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन से जो हमें डेटा मिलता है, उस डाटा के आधार पर हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड करते हैं। तो वो जो एजम्पशंस होती है, यानी एम्पिरिकल हाइपोथेसिस एक तरीके से क्या होती हैं, अजम्पशंस ऑफ रिसर्चर्स होती हैं। और वही जो अजम्पशंस होती हैं, यानी वो जो रिसर्चर्स के बिलीफ होते हैं, उसके जो आइडियाज होते हैं, जो उसको लगते हैं कि ट्रू हैं, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटली उनको वेरीफाइड नहीं किया गया, केवल एक्सपेरिमेंट से उसको ये मीनिंग मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन अभी वो वेरीफाइड नहीं है। तो एक तरीके का वो जो प्रयोग के दौरान या जो इंडक्शन के द्वारा व्यक्ति ने जो उसको बिलीफ्स मिला है, वो जो उसको आइडियाज मिले हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हम एम्पिरिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है रिसर्चर को काहे के लिए, आगे स्टडी करने के लिए। अब इसी एम्पिरिकल हाइपोथेसिस से ही एक टर्म निकल करके आता है, वर्किंग हाइपोथेसिस। यहीं से एक टर्म निकल करके आता है, दूसरा टर्म हमें यहां समझना है, वर्किंग हाइपोथेसिस। बहुत ही एग्जाम में भी पूछा जाता है। वर्किंग हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं एम्पिरिकल हाइपोथेसिस पर ही बेस्ड होती हैं। अब वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, यानी वर्किंग हाइपोथेसिस मतलब provisionally accepted as a basis for further research। मतलब आगे जो हमें शोध करना है, अध्ययन करना है, उसके लिए हमने क्या किया, यानी प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, यानी जो अस्थायी तौर पर हमने शर्त मान लिया, क्योंकि हमने अपने अजम्पशंस पर मान रखा। अभी हमने इसको टेस्ट नहीं किया है, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि ये क्या है, एक स्वीकृत परिकल्पना है। तो कार्यकारी परिकल्पना क्या होती है, एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है फॉर द फर्दर स्टडी, अर्थात भविष्य में आगे किए जाने वाले शोध कार्य के लिए रिसर्चर जो इस एम्पिरिकल डेटा पर बेस्ड या अजम्पशन बेस्ड एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस प्रिपेयर करता है, उसे ही हम वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये हाइपोथेसिस का जो सोर्स है वो डिडक्शन नहीं है, ये सोर्स क्या है, इसका इंडक्शन है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी एक तरीके से ये क्या है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके का प्रीलिमिनरी assumptions about रिसर्च टॉपिक होता है। और वर्किंग हाइपोथेसिस बेटर माना, एक जैसे रिसर्च क्वेश्चंस जब हम बात करते हैं तो आजकल रिसर्च क्वेश्चंस की बात की जाती है, लेकिन उसी रिसर्च क्वेश्चंस का ही एक संशोधित रूप होता है प्रीलिमिनरी assumptions अबाउट रिसर्च टॉपिक्स। और हम बात ये आती है कि हम ये कब बनाते हैं, तो ध्यान रखिए कि जब हमारी शोध समस्या ऐसी होती है कि उस शोध समस्या के बारे में बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती है, या बहुत व्यवस्थित या बहुत सत्यापित सूचनाएं नहीं होती, कुछ सिद्धांत नहीं होता, कोई आधार नहीं होता है, बिल्कुल सिद्धांत रहित क्षेत्र होता है, कोई उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता हमारी स्टडी का या रिसर्च प्रॉब्लम का, कोई फंडामेंटल टाइप की रिसर्च है, कोई इनोवेटिव रिसर्च है, तो वहां पर फिर हमें तो रिसर्च करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम वहां पर वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्योंकि हम रिसर्च हाइपोथेसिस तभी बना सकते हैं जब हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में कोई उससे रिलेटेड थ्योरीज एस्टैब्लिश हो चुकी हो। लेकिन अब कोई चीज है ही नहीं है, कोई आधार नहीं है,
लेकिन शोध तो हमें करना है। तब हम क्या करते हैं, हम वहां पर वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है, अजम्पशन बेस्ड प्रोविजनली एक्सेप्टेड एक हाइपोथेसिस होती है। अब अभी हाइपोथेसिस और अजम्पशंस के बीच के डिफरेंस की चर्चा भी हम लोग करेंगे कि हाइपोथेसिस और अजम्पशंस के बीच डिफरेंस क्या होता है। ध्यान रखें, कई दफा एग्जाम में इस बारे में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो हाइपोथेसिस और अजम्पशन में जो मेजर डिफरेंस होता है, थोड़ी सी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जो हाइपोथेसिस होता है वो एक तरीके का प्रेडिक्शन होता है, यानी वो क्या होता है, एक तरीके का प्रेडिक्शंस है या एक तरीके का भविष्य कथन है या अनुमान है। जबकि अजम्पशंस जो होते हैं वो बिलीफ्स एंड आइडियाज होते हैं। दो चीजें ध्यान रखें, हाइपोथेसिस is a prediction, assumptions is a belief and ideas। हाइपोथेसिस जो होता है प्रेडिक्शन अबाउट वेरिएबल रिलेशनशिप होता है, अबाउट वेरिएबल रिलेशनशिप, यानी ये वेरिएबल रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है या इंडिकेट्स करती है। लेकिन जो अजम्पशंस होते हैं वो वेरिएबल रिलेशनशिप को डिस्कवर करने का प्रयास करते हैं। ये indicates the variable, यानी hypothesis indicates the variable relationship, assumptions explore या discover the variable relationship। दूसरा जो hypothesis होती है हम उसको statistically tested होती है या वो statistically tested हो सकती है, लेकिन जो assumptions है वो statistically या सांख्यिकी दृष्टि से टेस्टेड नहीं होते। तो तीन मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है परिकल्पना और assumptions या अवधारणा के बारे में। तो परिकल्पना और अवधारणा, तो ये जो हमारी हाइपोथेसिस थी, चाहे वो हमने एम्पिरिकल हाइपोथेसिस की बात की हो या हमने वर्किंग हाइपोथेसिस की बात की, इनका जो बेस है वो है इंडक्शन। इंडक्शंस का मतलब है कि ये दोनों ही हाइपोथेसिस जो थी वो बेस्ड है किस पर, assumptions पर, और assumptions पर बेस्ड होती हैं। और assumption और हाइपोथेसिस में अंतर क्या है कि assumption रिसर्चर का बिलीफ या आइडिया होता है इंडक्शन बेस्ड, जबकि हाइपोथेसिस डिडक्शन बेस्ड रिसर्चर का एक प्रेडिक्शन होता है। परिकल्पनाएं चरों के संबंधों को व्यक्त करती हैं, assumption चरों के बीच संबंधों को जानने का प्रयास करती हैं या चरों के बीच संबंधों की खोज करती हैं। assumptions को स्टैटिस्टिकली टेस्टेड नहीं किया जा सकता या स्टैटिस्टिकली टेस्टेड वो नहीं होते हैं, जबकि परिकल्पनाएं स्टैटिस्टिकली टेस्टेड होती हैं तभी वो। तो ये तीन बातें हैं, यानी वो प्रेडिक्शन है, वो बिलीफ एंड आइडियाज है, वो वेरिएबल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, वो वेरिएबल रिलेशनशिप को डिस्कवर करता है, वो स्टैटिस्टिकली टेस्टेड होता है। assumption हमारे स्टैटिस्टिकली टेस्टेड नहीं होते हैं। तो वर्किंग हाइपोथेसिस हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास एक ऐसी शोध समस्या होती है जिस शोध समस्या के बारे में बहुत रिपीटेड या बहुत वेरीफाइड या बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग जो हमने इंडक्शन और डिडक्शन बेस्ड हाइपोथेसिस थे उनको हमने यहाँ पर पढ़ा। अब इसके बाद हम टाइप्स के दूसरे पहलू पर चलते हैं और कुछ और हाइपोथेसिस की भी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। उसमें से यानी हमारा जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब यहां पर हमें कई तरह की परिकल्पनाएं पढ़नी है। पहली हमें यहां पर पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस यानी विवरणात्मक परिकल्पना। फिर हमें यहां पर पढ़ना है रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब यहां पर रिलेशनल हाइपोथेसिस दो तरह की होती है। एक होती है हमारी कोरिलेशनल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है हमारी एक्सप्लेनेटरी या इसी को हम लोग कैजुअल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं।
कैजुअल हाइपोथेसिस। और तीसरी हमें परिकल्पना पढ़नी है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। तो ये 3 परिकल्पनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। आप कह रहे होंगे कि कितनी सारी परिकल्पनाएं होती हैं, तो ध्यान रखें कि ये जो परिकल्पनाओं का बहुत बड़ा एक समुदाय है या इनकी जो अपनी कम्युनिटी है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि हर तरह की जो रिसर्चेज होती हैं, प्योर साइंस रिसर्चेज, फिर सोशल साइंस रिसर्चेज, उसमें भी जैसे जो हमारी इवैल्यूएटरी रिसर्च होती हैं या जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती हैं या रिलेशनशिप स्टडी होती है, तो तमाम एक बहुत बड़ा परिवार होता है और हर तरह की रिसर्च के लिए अलग किस्म की परिकल्पनाएं बनती हैं। इसलिए जो हाइपोथेसिस का क्लासिफिकेशंस है वो बहुत डाइवर्सिफाई है और इसमें से आप हर परिकल्पना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे टू द पॉइंट चीजें पूछ ली जाती हैं। तो हम आज सबसे पहले इनमें से डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का मतलब है विवरणात्मक परिकल्पना। विवरणात्मक परिकल्पना का मतलब है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन IV एंड DV of a phenomena. Describe the relationship between IV and DV of a phenomena. ऑफ ए फिनोमेना यानी एक परिस्थिति के अंदर जो चरों के बीच या किसी एक परिस्थिति में जो IV और DV के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बीच संबंधों की ये व्याख्या करता है। अब इस तरह का जो ये हाइपोथेसिस है ये कब प्रयोग होता है? इस तरीके की हाइपोथेसिस जब हम विकासात्मक शोध करते हैं या एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेज करते हैं, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेज में ये हाइपोथेसिस इस्तेमाल होती है। और इस हाइपोथेसिस में होता क्या है कि चरों की व्याख्या या स्वतंत्र एवं आश्रित चरों के संबंधों की व्याख्या उस परिस्थिति में होती है जिस परिस्थिति में वो घटित हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कहें कि जैसे अगर हम कह दें कि ग्रुप स्टडी helps to achieve high score in एग्जामिनेशन। मतलब जो समूह अध्ययन है वो हाई स्कोर प्रोवाइड करता है या हाई स्कोर अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करता है परीक्षा में। तो यहाँ पर चरों के बीच की जो संबंध है वो चरों के बीच का संबंध एक ही परिस्थिति से संबंधित है, यानी जो है कि ग्रुप स्टडी जो है वो हाई स्कोर लर्निंग को या हाई स्कोर्स एग्जाम में हाई स्कोर्स को गेन करने में, उनको प्राप्त करने में मदद करता है। अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात है कि इस हाइपोथेसिस को हम यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस कहते हैं। यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस किस लिए कहते हैं? क्योंकि इस हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल या जो परिस्थिति होती है वो एक ही परिस्थिति होती है। तो दोनों चर क्या होते हैं? एक ही परिस्थिति से संबंध होते हैं। अर्थात दिस हाइपोथेसिस shows the relationship indicates the only one variable या only a phenomena। तो यहाँ पर एक ही परिस्थितियां होती हैं, तो एक ही चीज या एक ही परिस्थिति या एक ही चर के लिए होती है, तो इसलिए हम इसको यूनिवेरिएट जो है हाइपोथेसिस भी कहते हैं। दूसरी बात कि ये जो हाइपोथेसिस होती है, ये हाइपोथेसिस उस जो वेरिएबल है, जो परिस्थिति है, जो फिनोमिना है, उसमें उस वेरिएबल के साइज को या उसके लेवल को या उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को, जैसे यहाँ पर उसने कहा हाई,
तो ये उसका उस परिस्थिति में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात कहने का तात्पर्य है ये उस वेरिएबल के साइज को, उसके लेवल को, उसके फॉर्म को, या कह लीजिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन को को इंडिकेट करती है। तो आपसे पूछा जाए कि डिस्क्रिप्टिव या विवरणात्मक परिकल्पना क्या होती है, तो वो परिकल्पना जो किसी एक परिस्थिति में निहित चरों की व्याख्या करती है, चरों के संबंधों, किसी एक परिस्थिति में निहित चरों के संबंधों की व्याख्या करती है। चूंकि इसमें परिस्थिति एक होती है, इसीलिए हम इसको यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये कई बार पूछा गया कि यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस क्या है, तो यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस को ही हम डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या करती है? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस उस परिस्थिति में निहित चर के जो आकार है, या उसके स्तर है, या उसके रूप रंग, या उसके विस्तार को, या उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को ही रिप्रेजेंट करती है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगली क्लास पर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है कि हमारी रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या होती है, उसमें हमारी जो कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है, या फिर हमारी कैजुअल या एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, या फिर एसोसिएटिव हाइपोथेसिस है, ये हम लोग कल की क्लास पर डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा फ्री माइंड से या थोड़ा सा पेशेंसफुली समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम आप साथ में मिल करके सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपको लग रहा हो कि इस हाइपोथेसिस का हमें एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा, या इस हाइपोथेसिस का क्या एग्जांपल है, तो यू मे आस्क विदाउट हेजिटेशन। आप बिल्कुल बिना किसी दबाव के पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में रखिए, आप अपने डाउट्स वहां पर रखिए, या फिर मुझे कॉल करिए मेरे नंबर पर। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को यथासंभव सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉच करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।